मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम्हारा टारगेट बार्टन है और तुम यकीनन कोठी पहुंचने से पहले उसको तलाश करते रहे हो। और अब जबकि तुमने कोठी से रवाना होने से पहले जिस किस्म का असला अपनी जेबों में रखा, उससे भी यही जाहिर होता है कि तुम किसी रेड पर जा रहे। और फिर इस रिहायशी कॉलोनी में आने से भी यही जाहिर होता है कि यहाँ बार्टन और उसके साथी रहते हैं। जूलिया ने साथ चलते हुए बाकायदा तज्जिया करते हुए कहा, इसका मतलब है कि अब तुम भी कैप्टन शकील की तरह खतरनाक होती जा रही हो और मेरे दिमाग में घुसकर सब कुछ मालूम करने लगी हो। अगर तुमने इस अंदाज में काम करना शुरू कर दिया तो मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही बेरोजगार हो जाऊंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद भूल रहे हो, तुमने ही तो कहा है कि मैं जज्बातीपन छोड़कर जहन इस्तेमाल किया करूं और अब खुद ही तुम्हें फिक्र लाख हो गई है। जूलिया ने हंसते हुए कहा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम मेरे सर पर चढ़कर उछलना कूदना शुरू कर दो। साथियों के रोजगार का भी ख्याल रखना पड़ता है ना। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे अब सारी बात समझ में आ गई है कि मिस जूलिया की काया पलट क्यों हो गई है। मैं भी हैरान हो रहा था कि अचानक मिस जूलिया ने कैसे इतने बड़े बड़े फैसले खुद करने शुरू कर दिए हैं। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ काश कि बड़े फैसलों के साथ ये मेरे लिए एक छोटा सा फैसला भी कर ले। इमरान ने बड़ी हसरत भरे लहजे में एक तवील सांस लेते हुए कहा, अब जज्बातीपन नहीं चलेगा, समझे। जूलिया ने फौरन ही जवाब दिया और सिवाय तनवीर के सब साथी हंस पड़े। इस वक्त वो कोठियों की दरमियानी सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे और फिर एक मोड़ काटकर वो एक दरमियानी दर्जे की कोठी के सामने पहुंच गए। सुनो, इस कोठी में बार्टन अपने साथियों समेत रिहाइश पजीर है, लेकिन इस वक्त या तो ये कोठी खाली होगी या अंदर एक आदमी होगा। और अगर कोठी खाली हुई तो हमने एहतियात के साथ उसकी तलाशी लेनी है, और अगर कोई आदमी हुआ तो फिर उससे पूछगुछ करनी है। इमरान ने अपने साथियों से कहा और आगे बढ़कर उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चूंकि कोठी के दोनों बड़े और छोटे फाटक अंदर से बंद थे, इसलिए इमरान का अंदाजा था कि कोई ना कोई आदमी अंदर होगा। वैसे ये भी हो सकता था कि अंदर से फाटक बंद करके किसी उगबे रास्ते से वो लोग बाहर चले गए हों, ताकि किसी को ये मालूम ना हो सके कि कोठी खाली है। इसलिए इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस किया था कि अंदर कोई मौजूद हुआ तो जाहिर है बाहर आ जाएगा, वरना यह समझा जाएगा कि कोठी का गेट अंदर से बंद करके किसी उगबे रास्ते को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुलने लगा तो इमरान एक कदम आगे बढ़ गया और फिर जैसे ही फाटक खुला और एक एक्रीमी नौजवान सामने आया तो इमरान उसे धकेलता हुआ अंदर ले गया। और फिर इससे पहले इस अचानक इफ्तार पर संभलता इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और नौजवान की कनपट्टी पर उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से पड़ा और नौजवान चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा। उसी लम्हे इमरान की लात हरकत में आई और नीचे गिरकर उठने की लाशौरी कोशिश करता हुआ नौजवान एक बार फिर कनपट्टी पर बूट की टो की भरपूर जरब खाकर नीचे गिरा और साकित हो गया। इस दौरान इमरान के साथी अंदर आ गए थे और सफदर ने फाटक बंद कर दिया था। सफदर और कैप्टन शकील, तुम दोनों अंदर चेक करो, कोई और तो नहीं है, इमरान ने कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील तेजी से कोठी की अंदरूनी तरफ बढ़ते चले गए। तनवीर, तुम इसे उठा लो, मेरा अंदाजा तो यही है कि कोठी में यह अकेला ही होगा, इमरान ने कहा। तो तनवीर ने सर हिलाते हुए आगे बढ़कर बेहोश पड़े हुए उस एक्रीमी नौजवान को उठाकर कांधे पर लाता और फिर इमरान, जूलिया और तनवीर इकट्ठे कोठी की तरफ बढ़ने लगे। जब वो पोर्च में पहुंचे तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों वापस आ गए। सारी कोठी खाली है, सफदर ने कहा। चेक करना था, कोई तहखाना है यहाँ, इमरान ने कहा। हाँ, मैंने देखा है, आखिरी कमरे में तहखाने का रास्ता है, कैप्टन शकील ने कहा। सफदर उगबी तरफ और कैप्टन शकील सामने की तरफ निगरानी करेंगे। जूलिया और तनवीर कोठी की तलाशी लेंगे। इस तलाशी के दौरान हमने ये मालूम करना है कि बार्टन और उसके साथियों को ऐसी क्या इत्तला मिली है कि वो जजीरा कोस्टा गए हैं, इमरान ने कहा। जजीरा कोस्टा, सफदर ने चौंक कर पूछा। हाँ, मुझे इत्तला मिली है कि बार्टन अपने 4 साथियों समेत कोस्टा जजीरे पर गया है। अब तक मालूमात के मुताबिक उस जजीरे पर फौज का कब्जा है, जहाँ पर जदीद रडार नस्ब है। लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि उस जजीरे पर डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर मौजूद हो सकता है। अगर हम इस बात का सुराग लगा ले तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी और हम डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंच सकते हैं। बस मुझे किसी क्लू की तलाश है जिससे मेरी उलझन दूर हो सके, इमरान ने कहा। तो क्या बार्टन इस वक्त उस जजीरे पर गया हुआ है, सफदर ने कहा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर हमें भी उसके पीछे जजीरे पर जाना चाहिए था। यहाँ हमें क्या मिलना है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। बताया तो है कि वो जजीरा एक्रीमियन फौज के कंट्रोल में है। जब तक मुझे क्लू नहीं मिल जाता मैं वहां जाकर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, इमरान ने जवाब दिया। अब भी वक्त का जिया ही हो रहा है,
तनवीर ने मुंह बनाकर कहा, बस हेडक्वार्टर का पता मिल जाए तो फिर वक्त का जिया नहीं होगा। इमरान ने संजीदगी से कहा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, इस आदमी से हमें मालूमात न मिल सकेंगी? जूलिया ने कहा, मुमकिन है कि ये इस कदर अहम आदमी ना हो कि उसे असल हालात का इल्म हो। इमरान ने कहा, और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। मैं इस आदमी को तहखाने में छोड़ आता हूँ, सफदर ने कहा और आगे बढ़कर तनवीर से उस बेहोश आदमी को लेकर अपने कंधे पर डाल लिया। मैंने स्टोर में रस्सी का बंडल देखा है, मैं ले आता हूँ, कैप्टन शकील ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो तहखाने में पहुंच गए। तहखाने में सिवाय काट कबाड़ के और कुछ न था। अलबत्ता 2-3 पुरानी कुर्सियां भी वहां मौजूद थी, जिन्हें बेकार समझकर यहाँ फेंक दिया गया होगा। सफदर ने नौजवान को एक कुर्सी पर बिठाया। चंद लम्हों बाद कैप्टन शकील हाथ में रस्सी का बंडल उठाए अंदर दाखिल हुआ और फिर सफदर और कैप्टन शकील ने मिलकर उस नौजवान को रस्सी की मदद से कुर्सी से अच्छी तरह बांध दिया। फिर वो सब वापस चले गए तो इमरान आगे बढ़ा और उसने उस नौजवान की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटाए और फिर एक कुर्सी घसीटकर उसने जेब से रुमाल निकालकर पहले उसे साफ किया, फिर उस नौजवान की कुर्सी के सामने उसे रखकर उस पर बैठ गया। उसी लम्हे उस नौजवान ने कराते हुए आंखें खोल दी। क्या मतलब? तुम कौन हो? ये तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? नौजवान के लहजे में हैरत थी, लेकिन इमरान उसका लहजा और अंदाज देखकर समझ गया कि यह नौजवान तरबियत याफ्ता एजेंट है, क्योंकि आम आदमी इस अंदाज में बेहोश होने के बाद होश में आते ही इस तरह फौरी तौर पर अपने आप को नहीं संभाल सकता। चुनांचे उसने उस नौजवान को जवाब दिए बगैर कोट की अंदरूनी जेब से एक तेजदार पतला सा खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। अपना नाम बताओ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम कौन हो? नौजवान ने खंजर देखने के बावजूद मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वेल डन, बार्टन के साथियों को वाकई इसी तरह मजबूत आसाब का मालिक होना चाहिए, इमरान ने कहा तो इस बार नौजवान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर यकलक इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या मतलब? तुम कौन हो? उस नौजवान ने चौंक कर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम अली इमरान है, इमरान ने कहा तो नौजवान का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में ऐसे तासुरात थे जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। इमरान, तुम अली इमरान हो? मगर नौजवान ने हैरत भरे लहजे में अटक अटक कर कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने तुम्हें इसलिए अपना असल नाम बता दिया है कि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम किसके सामने बैठे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे मालूम है कि तुम्हारा बॉस बार्टन अपने साथियों के साथ जजीरा कोस्टा गया हुआ है, और मुझे ये भी मालूम है कि जजीरा कोस्टा एक्रीमियन फौज के कब्जे और तहवील में है। मैं तुमसे सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर उस जजीरे पर मौजूद है। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो उनके साथ उनके मुलाजिम के तौर पर काम करता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो किसी जजीरे पर गए हैं या नहीं, और जाहिर है मुलाजिम को ये बातें कोई नहीं बताता। नौजवान ने कहा। अगर ऐसी बात है फिर तो मेरा नाम सुनकर इस बुरी तरह से क्यों चौंके थे? इमरान ने कहा। इसलिए कि बार्टन और उसके साथियों के दरमियान तुम्हारा जिक्र अक्सर होता रहता था, नौजवान ने जवाब दिया। अब बताओ अपना नाम, इमरान ने कहा। मेरा नाम रॉजर है, नौजवान ने जवाब दिया। जब मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया है तो तुम्हें कम से कम ये बात समझ जानी चाहिए थी कि मेरे अंदर इतना शऊर बहरहाल मौजूद है कि मैं एक आम मुलाजिम और एक तरबियत याफ्ता एजेंट के दरमियान फर्क महसूस कर सकूं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, रॉजर ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसका वो हाथ हरकत में आया जिसमें खंजर मौजूद था, और दूसरे लम्हे रॉजर के हलक से निकलने वाली चीख से तहखाना गूंज उठा। उसका एक नथना आधे से ज्यादा कट चुका था और उसकी चीख अभी गूंज ही रही थी कि इमरान का हाथ एक बार फिर हरकत में आया और रॉजर का दूसरा नथना भी कट गया। रॉजर के हलक से अब मुसलसल चीखें निकल रही थी और वो तेजी से दाएं बाएं सर मार रहा था, लेकिन इमरान ने बड़े इत्मीनान से उसके लिबास से खंजर पर लगे हुए खून को साफ किया और खंजर को वापस कोट के अंदरूनी हिस्से में बनी हुई खुसूसी जेब में डाल लिया। पानी पानी, मुझे पानी चाहिए, रॉजर ने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। आई एम सॉरी मिस्टर रॉजर, मैं सिर्फ एक मर्तबा ही मौका देता हूँ और तुमने वो मौका खुद अपनी हिमाकत से ज़ाय कर दिया है, इसलिए अब उस वक्त तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम सच नहीं उगल दोगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, पानी दो वरना मैं मर जाऊंगा, रॉजर ने डूबते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई।
उसी लम्हे जूलिया और सफदर अंदर दाखिल हुए। इमरान, तलाशी में कुछ नहीं मिला, यहाँ सिवाय असला और लिबास के और कुछ नहीं है। जूलिया ने कहा। सफदर, तुम पानी की एक बोतल ले आओ, इमरान ने कहा और सफदर वापस मुड़ गया। क्या इसने मुंह खोला है? जूलिया ने कुर्सी उठाकर इमरान के साथ रखते हुए कहा। नहीं, अब बताएगा, ये तरबियत याफ्ता आदमी है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से रुमाल निकालकर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया, जो कुर्सी साफ करने के लिए किसी कपड़े की तलाश में इधर उधर देख रही थी। जूलिया ने रुमाल लिया और उससे कुर्सी साफ करके वो उस पर बैठ गई। उसी लम्हे सफदर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। इसके सर पर पानी डालकर इसे होश में ले आओ और फिर इसे पानी पिलाओ, इमरान ने सफदर से कहा और सफदर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। उसने बोतल में मौजूद आधा पानी रॉजर के सर पर उंडेला तो रॉजर कराहते हुए होश में आ गया और सफदर ने बोतल उसके मुंह से लगा दी और रॉजर प्यासे ऊंट की तरह गटागट पानी पीने लगा। जब बोतल खाली हो गई तो सफदर ने उसे हटा लिया। मैं बाहर जा रहा हूँ, सफदर ने खाली बोतल एक तरफ फेंकते हुए कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। रॉजर का तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ा हुआ चेहरा अब काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था और उसके नथनों से रिसने वाला खून भी अब रिसना बंद हो गया था। अब तुम सब कुछ बता दो रॉजर, वरना जो अजाब तुम भुगतोगे उसका शायद तुम्हें इससे पहले कभी तजुर्बा ना हुआ होगा, इमरान ने सरद लहजे में कहा और मुड़ी हुई उंगली का हुक उसने रॉजर की पेशानी के दरमियान उभरने वाली रग पर मार दिया। रॉजर के हलक से फलक शिगाब चीख निकली और उसका बंधा हुआ जिस्म बेख्तियार कांपने लग गया। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से फिर बिगड़ सा गया था। ये तो इब्तिदा है रॉजर, दूसरी ज़रब ने तुम्हारी रूह को भी जख्मी कर देना है, इमरान ने उसी तरह सरद लहजे में कहा और फिर अपना हाथ उठाया। मैं सच कह रहा हूँ, रॉजर के मुंह से टूट टूट कर अल्फाज निकले तो इमरान ने दूसरी ज़रब लगा दी और इस बार रॉजर का मुंह जरूर खुला, लेकिन बेपनाह तकलीफ की वजह से उसके मुंह से आवाज न निकल सकी थी। उसकी आंखें उबलकर बाहर आ गई थी और जिस्म ढीला सा पड़ गया था। चंद लम्हों बाद उसके मुंह से इस तरह सांस निकला जैसे ढोल सा फटता है और उसके साथ ही एक कर्बनाक चीख निकली और उसके चेहरे पर पसीना आबशार की तरह बहने लगा। कुछ पता चला कि तकलीफ किसे कहते हैं, अब खुद ही अंदाजा कर लो कि तीसरी और चौथी ज़रब पर क्या हाल होगा, इमरान ने सरद लहजे में कहा। मत मारो, ये हौलनाक अजाब है, मत मारो, मैं बता देता हूँ, वो टापू गए हैं। इमरान का फिक्रा मुकम्मल होते ही रॉजर के मुंह से ऐसे अल्फाज निकले जैसे खुद ब खुद जुबान से पिसल पिसल कर बाहर आ रहे हों। उसकी आंखें उसी तरह फटी हुई थी और चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। जूलिया पानी ले आओ, इमरान ने जूलिया से कहा तो जूलिया तेजी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसने भी महसूस कर लिया था कि अगर फौरी तौर पर इस आदमी को पानी ना पिलाया गया तो ये मर भी सकता है, और फिर उसकी वापसी भी उस तरह तेजी से हुई थी। उसने जल्दी से पानी का बोतल का मुंह खोलकर बोतल रॉजर के मुंह से लगा दी और रॉजर के हलक से पानी तेजी से उतरने लग गया। जब कुछ पानी उसके हलक से नीचे उतर गया तो जूलिया ने बोतल हटा ली और बाकी पानी उसके चेहरे पर उछाल दिया और रॉजर का बुरी तरह बिगड़ा हुआ चेहरा कदरे नॉर्मल होने लग गया और उसका सांस भी हमवार होता चला गया। देखो रॉजर, तुम्हें कम से कम इतना एहसास तो हो गया होगा कि हम बगैर असल बात मालूम किए यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, और मैंने तुम्हें इसलिए अपना नाम बता दिया था ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि मुझ जैसा आदमी ख्वामखा किसी को तकलीफ में मुब्तला करने और हलाक करने का ख्वाहिशमंद नहीं होता। लेकिन तुम्हें अपने आसा पर भरोसा था, उसका हश्र तुमने देख लिया। अभी तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम सच सच बता दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़कर चले जाएंगे, अलबत्ता तुम इस तरह बंधे रहोगे। जाहिर है बार्टन जब वापस आएगा तो वह तुम्हें खोल देगा और तुम उसे कह सकते हो कि तुमने तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया लेकिन बताया कुछ नहीं, इमरान ने सरद लहजे में कहा। मैं बता देता हूँ, बार्टन ज्यादा से ज्यादा मुझे गोली मार देगा, मार दे, लेकिन अब ये तकलीफ मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकती। बॉस को इत्तला मिली है कि बिग स्नेक कोस्टा जजीरे पर मौजूद है, वो उसके पीछे गया है और बस, रॉजर ने जवाब दिया। तो ये बार्टन अभी तक बिग स्नेक की तलाश में ही लगा हुआ है, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। क्यों, क्या कोई बिग स्नेक नहीं है? रॉजर ने चौंक कर कहा। नहीं, मैंने एंथोनी और उसके साथियों समेत डार्क हार्ट फोर्स को धोखा देने के लिए फर्जी नाम बताया था और वो उसे सच समझ बैठे। ये उनकी हिमाकत नहीं तो क्या है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ तो तुमने हमें बिग स्नेक का नाम लेकर डॉज दिया था, रॉजर ने हैरत भरे लहजे में कहा।
अब तक किसी बिग स्नेक की कोई कार्रवाई सामने आई है जो तुम उसे सच समझ बैठे हो? नॉनसेंस, इमरान ने मुंह बनाकर कहा तो रॉजर का चेहरा बदल गया। बहरहाल ये बताओ कि बार्टन को ऐसी क्या इत्तला मिली थी कि वो जजीरा कोस्टा पर बिग स्नेक की तलाश में निकल गया है? इमरान ने कहा, जजीरा कोस्टा की तरफ से एक कॉल की गई थी जिसे बार्टन के स्पेशल रेडियो सेक्शन ने चेक की थी। कॉल कोड में थी, लेकिन उसमें बीएस का नाम लिया गया था जो बिग स्नेक का कोड हो सकता था। कॉल चूंकि इंतहाई खुफिया थी और बार्टन को यह मालूम ना हो सका था कि कॉल कहाँ की गई है, इसलिए उसे यकीन हो गया कि यह कॉल यकीनन बिग स्नेक की है। उसे खतरा लाहक हुआ कि बिग स्नेक कहीं जजीरा कोस्टा में डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर समझकर तो वहां नहीं पहुंच गया। उसे डर था कि बिग स्नेक उस जजीरे पर मौजूद रडारों को तबाह कर सकता है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए फोर्स लेकर गया है। रॉजर ने कहा तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। बार्टन से इससे बड़ी हिमाकत की क्या तवक्को की जा सकती है कि वो महज एक ट्रांसमीटर कॉल पर बिग स्नेक का शिकार करने गया है। ये कॉल रडार सेक्शन की तरफ से भी तो हो सकती है और जरूरी तो नहीं कि बीएस बिग स्नेक का ही कोड हो। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अब मैं क्या कह सकता हूँ? रॉजर ने कहा, अच्छा तुम बताओ कहाँ है डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर? इमरान ने सर झटक कर कहा, मैं नहीं जानता। रॉजर ने कहा, अब तक तुमने जो कुछ भी बताया है, तुम्हारे बोलने के अंदाज से मुझे मालूम हो गया था कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन हेडक्वार्टर वाली बात पर तुमने फिर झूठ बोला है। इमरान ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वाकई डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में नहीं जानता। रॉजर ने संभले हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा, लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। इमरान गुर्राया, मैंने जो बताना था बता दिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मेरी बोटियां उड़ा दो। रॉजर ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? इमरान ने कहा, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। रॉजर ने कहा, उसकी हालत बेहद पतली हो रही थी और उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। इसकी हालत तो खराब हो रही है। जूलिया ने कहा, हाँ, खून ज्यादा निकलने की वजह से इसका ये हाल हुआ है। देखो कहीं से कोई मेडिकल बॉक्स मिल जाए ताकि इसकी हालत दुरुस्त की जा सके और फिर इससे मालूमात हासिल की जा सके। इमरान ने कहा तो जूलिया ने अज़बात में सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो दरवाजे की तरफ जाती, उसी लम्हे रॉजर ने हिचकी ली और दूसरे लम्हे उसका सर ढलकता चला गया। रुक जाओ, ये खत्म हो चुका है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो जूलिया रुक गई। उसने आगे बढ़कर रॉजर को चेक किया तो वाकई वो हलाक हो चुका था। ये हलाक हो गया है, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, और ये डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में जानता था। इमरान ने जवाब दिया। तो फिर अब कैसे पता चलेगा कि डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर है कहाँ? जूलिया ने पूछा। अब इसका पता खुद बार्टन बताएगा। इमरान ने कहा। वो कैसे? जूलिया ने पूछा। रॉजर का कद काट सफदर से मिलता जुलता है। इस पर मैं रॉजर का मेकअप कर देता हूँ और फिर हम यहाँ रुककर बार्टन का इंतजार करेंगे। वो जैसे ही आएगा उस पर काबू पाकर उसका मुंह खुलवाया जाएगा। अब इसके सिवा कोई सूरत नहीं है। इमरान ने कहा तो जूलिया ने अज़बात में सर हिला दिया। बार्टन अपने ऑफिस में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। वो बार बार मेज पर रखे हुए स्पेशल फोन की तरफ देखता और फिर टहलना शुरू कर देता। बार्टन ने जजीरा कोस्टा पर जाकर सारी इंक्वायरी कर ली थी। रेडियो सेक्शन में जो कॉल ट्रेस की गई थी और जिसमें बीएस का नाम लिया गया था, वो किसी बिग स्नेक की तरफ से ना लिया गया था, बल्कि वो कॉल जजीरे पर मौजूद मिलिट्री सेक्शन ने खुसूसी तौर पर दूसरे मिलिट्री सेक्शन को की थी, जिसके कोड बीएस का मतलब बर्ड सेक्शन था। बार्टन खुसूसी तौर पर जजीरा कोस्टा गया था ताकि वो उस कॉल की तस्दीक कर सके। वो खुफिया तौर पर उस जजीरे पर गया था और उसने खुफिया तौर पर ही उस ट्रांसमीटर की सारी तफसीलात हासिल की थी। ये कॉल बिग स्नेक की तरफ से नहीं की गई थी और ना ही बिग स्नेक उस जजीरे पर मौजूद था। ये सब जानकर बार्टन को बेहद मायूसी हुई थी, इसलिए वो फौरन वहां से वापस अपने हेडक्वार्टर के ऑफिस में आ गया था। उसने अपने साथियों को एक बार फिर इमरान और उसके साथियों को तलाश करने में लगा दिया था। अब उसने ये फैसला किया था कि वो पहले इमरान और उसके साथियों को तलाश करेगा और उन्हें हलाक करने के बाद अपना सारा ग्रुप हर तरफ फैला देगा। और अगर वाकई यहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का कोई सेकंड ग्रुप या बिग स्नेक मौजूद हो तो वो उसे भी तलाश करके हलाक कर देगा। इसलिए उसने बिग स्नेक का ख्याल जहन से झटक दिया था और अपनी सारी तवज्जो इमरान और उसके साथियों पर मबजूल कर ली थी। वो इमरान और उसके साथियों को ट्रेस कराने के लिए बेचैन था कि वो कहाँ पर मौजूद है
उसे अपने साथियों की तरफ से कॉल का इंतजार था और वो इंतहाई बेचैनी से किसी अहम क्लू का इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि उसे मामूली सा भी क्लू मिल जाए तो वो भूखे उकाब की तरह उस पर झपट पड़े, लेकिन अभी तक कोई अहम क्लू हाथ न लग रहा था। अभी बार्टन टहल ही रहा था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। तेजी से आगे बढ़कर उसने रिसीवर उठा लिया। यस, बार्टन ने तेज लहजे में कहा। रोस्टर बोल रहा हूँ बॉस, मैंने इमरान और उसके साथियों का सुराग लगा लिया है। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई थी तो बार्टन बेख्तियार उछल पड़ा। कैसे? कहाँ है वो? बार्टन ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। इमरान को एक कार में चेक किया गया था बॉस। हमारे एक साथी रॉडनी ने इमरान को एक चौराहे पर देखा था। आपकी हिदायत पर हमने ब्लू लाइट ग्लास गॉगल्स पहने हुए थे जिससे हर किस्म के मेकअप के पीछे छुपे हुए चेहरे को देखा जा सकता है। और चूंकि आपने हम सबको इमरान की तस्वीर फराहम कर रखी है, इसलिए सब इमरान को पहचानते हैं। रॉडनी ने जैसे ही कार में इमरान को देखा जो मेकअप में था, तो उसने इमरान की कार का ताकुब करने का फैसला कर लिया। कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी। इससे पहले कि रॉडनी इमरान की कार के पीछे जाता, इमरान की कार सिग्नल खुलते ही वहां से रवाना हो गई। रॉडनी की कार के आगे जो कारों की कतार थी, उनमें एक कार का इंजन बंद हो गया था, इसलिए रॉडनी को वहां से कार निकालने और इमरान की कार के पीछे जाने का मौका न मिल सका। जब सिग्नल ऑन हुआ तो रॉडनी उस तरफ रवाना हो गया जिस तरफ इमरान की कार गई थी। उसने ट्रांसमीटर पर सब साथियों को इमरान और उसकी कार के बारे में तफसील बता दी थी, इसलिए हम सब उस कार की तलाश में लगे हुए थे और फिर वो कार हमें मिल गई। दूसरी तरफ से रोस्टर ने तफसील बताते हुए कहा। कहाँ है वो कार? बार्टन ने पूछा। बॉस, आप मैकपॉल को तो जानते हैं, जिसने ग्रीन एवेन्यू की कोठी में गोल्डन क्लब बनाया हुआ है। इमरान की कार उस क्लब की पार्किंग में मौजूद है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओ, मैकपॉल, उसके तो हुकूमत के आला हुक्काम तक गहरे ताल्लुकात है। बार्टन ने होंठ चबाते हुए कहा। यस बॉस, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया है। रोस्टर ने कहा। ओके, तुम वहां निगरानी करो, मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ। बार्टन ने कहा और क्रिडल दबाकर उसने टोन आने पर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, पियर टू कर्नल रिचर्डसन। राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई थी। बार्टन बोल रहा हूँ, कर्नल रिचर्डसन से बात कराओ, इंतहाई जरूरी बात करनी है, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के सिलसिले में। बार्टन ने कहा। ओके, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही फोन पर खामोशी तारी हो गई। क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद पर्सनल असिस्टेंट की आवाज दोबारा सुनाई थी। यस, बार्टन ने कहा। कर्नल रिचर्डसन से बात करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो चीफ, मैं बार्टन बोल रहा हूँ। बार्टन ने मतबना लहजे में कहा। इमरान और उसके साथियों का कुछ पता चला? कर्नल रिचर्डसन ने कहा। सर, हम मुसलसल उन्हें तलाश कर रहे हैं। मेरे साथियों ने इमरान को एक कार में देखा था। इससे पहले कि मेरा साथी इमरान की कार का ताकुब करता, इमरान वहां से निकल गया। मेरे साथियों ने उसकी कार को तलाश करना शुरू कर दिया और अब उस कार को ट्रेस कर लिया गया है। ये कार मैकपॉल के प्राइवेट गोल्डन क्लब में मौजूद है और मैकपॉल के बारे में आप बेहतर जानते हैं कि उसके ताल्लुकात किस हद तक है, इसलिए उस पर हाथ डालने के लिए हमें आपकी खुसूसी इजाजत चाहिए और साथ ही किसी सरकारी एजेंसी का ताउन भी, क्योंकि मैकपॉल आसानी से जुबान नहीं खोलेगा और जब तक वो जुबान नहीं खोलेगा तब तक इमरान और उसके साथियों का पता नहीं चल सकता। बार्टन ने कहा। लेकिन मैकपॉल से इमरान का क्या ताल्लुक? इमरान वहां क्या करने गया है? कर्नल रिचर्डसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये अली इमरान ऐसा आदमी है जिसके ऐसे आदमियों से ताल्लुकात होते हैं जिनके मुतालिक कोई सोच भी नहीं सकता। बार्टन ने कहा। ठीक है, मैं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के चीफ कर्नल हॉर्च को फोन करके कह देता हूँ, वो तुमसे मुकम्मल ताउन करेगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि मैकपॉल पर नाजायज दबाव न डालना। उसके ताल्लुकात बराह रास्त अपोजिशन के अरकान से भी हैं और सदर एग्रीमिया से भी, इसलिए ऐसा ना हो कि मुझे ही जवाब देना मुश्किल हो जाए। कर्नल रिचर्डसन ने कहा। मैं समझ सकता हूँ चीफ, इसलिए तो मैंने आपको फोन किया है। मैकपॉल के अलावा कोई और होता तो अब तक मैं वहां से इमरान को बरामद भी कर चुका होता। बार्टन ने जवाब देते हुए कहा। तुम ऐसा करो कि 10 मिनट बाद कर्नल हॉर्च को फोन कर लेना और उससे मामलात को तय कर लेना, वो तुमसे मुकम्मल ताउन करेगा। कर्नल रिचर्डसन ने कहा। यस चीफ, बार्टन ने जवाब देते हुए कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। फिर 10 मिनट बाद बार्टन ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए